पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना रहेगा ताकि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन के अंदर ही काफी सारे हिंट्स छुपे हुए हैं। जैसे यहां पर बोला गया है दे आर मूविंग टुगेदर। मूविंग टुगेदर का मतलब क्या, दोनों एक साथ जा रहे, दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो क्या हम दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? क्या हम दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? ये 2 किलो, ये 3 किलो, दोनों को मिला दोगे तो कितना किलो? 2 + 3 5 किलो, तो ये 5 kg हो गया। सही बात। नीचे फ्रिक्शन है क्या? नहीं, यहां पर तो स्मूथ लिखा है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है क्या? हाँ है। क्या वो इंटरनल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये फोर्स बाहर से लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, यहां से बाहर से एक फोर्स दिखा दोगे और दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। सही बात। अच्छा, फिर न्यूटन्स लॉज लगाते हैं। न्यूटन्स लॉज लगाओगे यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल ग्रेविटी का कोई संबंध नहीं है यहां पर, तो F इज इक्वल टू 5 × A हो जाएगा। इसका मतलब A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 5 हो गया। ये एक इक्वेशन मिला। इससे मुझे F का वैल्यू भी नहीं मिला, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी नहीं मिला। अच्छा, अब नेक्स्ट सोचते हैं। इसके बाद मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इसके बिना मुझे आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स पूछा है। क्यों मैक्सिमम पूछा है? क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है मैक्सिमम के बारे में? सोचो, जैसे आप फोर्स लगाओगे ये दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, बट इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हो तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, एक वेट आएगा, एक नॉर्मल आएगा, इधर से फोर्स आएगा और इधर से फ्रिक्शन भी आएगा और ये एक्सेलरेट भी कर रहा होगा। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा बट उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, बट एक औकात तक ही बढ़ सकता है। फ्रिक्शन का भी औकात होता है। सही बात है कि नहीं? फ्रिक्शन को आप बोलोगे औकात में रहे, उसका औकात क्या है? Fs मैक्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन कभी बढ़ नहीं सकता। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे इन दोनों के बीच में भी एक फ्रिक्शन आ जाएगा। सोचो, यही तो फ्रिक्शन होगा जो इस वाले ब्लॉक को खींच रहा होगा, नहीं तो नीचे वाला ब्लॉक क्यों हिलेगा? नीचे वाला ब्लॉक को हिलने की कोई मतलब मोटिवेशन ही नहीं थी। तो इसीलिए ये फ्रिक्शन है। और जब मैक्स फोर्स लगाओगे ये भी Fs मैक्स ही होगा और फिर लिखोगे F माइनस F मैक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मुझे पता नहीं, Fs मैक्स होगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू दी गई है 0.6 इंटू नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल है, इसका वेट होगा 2g, तो हेंस ये बनेगा यहां पर 2g इज इक्वल टू मास। मास कितना है? 2 किलो का है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां से लिखो। एक्सेलरेशन कितना निकाला हम लोगों ने? एक्सेलरेशन देखा हम लोगों ने, इट इज नथिंग बट F डिवाइडेड बाई 5। यहां से मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर लिया। ओके, अब बस इसको सॉल्व करो और देखते हैं कि क्या मिलेगा। अच्छा, ये बनेगा F माइनस ये 0.6 इंटू जी, 0.6 इंटू 10 बनेगा 6 2 12, तो ये 12 बन गया इज इक्वल टू 2F डिवाइडेड बाई 5। इसको यहां पर लेके आओ तो ये बनेगा F माइनस 2F बाई 5 इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करो, 5 माइनस 2 बनेगा 3, तो ये बनेगा 3F बाई 5 इज इक्वल टू 12। 3 और 12 कैंसिल होके 4 बनेगा। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 को उधर लेके जाओ, 5 4 जा कितना बच्चों? 20। तो हेंस द आंसर इज 20 न्यूटन। मिल गया अपने को आंसर। 2 इक्वेशन लगे, सॉल्व हो गया, आंसर डी इज करेक्ट। वेरी गुड उन्नति, पर्पल, विधि, आश्लेषा, सिद्धार्थ, चांद, वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंगो बच्चों, अमेजिंगो बच्चों, मजा आ गया। तो गाइज फाइनली ये क्वेश्चन में क्या है? बस न्यूटन्स लॉज है, FBD है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सारी चीजें देखो डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, आप क्वेश्चन के वर्डिंग्स को समझो। मैक्सिमम फोर्स बोला है, भावनाओं को समझो, मतलब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। टुगेदर मूव हो रहे हैं मतलब दोनों को एक सिस्टम मान सकते हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड इंक्रीज बाय हाउ मेनी प्रतिशत? ये बोला है 300%
बढ़ाना मतलब क्या? सोचो, अगर किसी भी चीज को, कोई भी एक क्वांटिटी है, आप इसको 300% इंक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ओरिजिनल वैल्यू से उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू विल बी इफेक्टिवली 400% टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। मतलब बेसिकली अगर ओरिजिनल था 100%, इसको ऐसे देखो आप, इसको आप ऐसे देखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ओरिजिनल वैल्यू वाज 100%, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो टू 300% और बाय 300%, तो फाइनल वैल्यू हो जाती है 400%। मतलब अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी वाज के इनिशियली, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी? उसकी फाइनल वैल्यू होगी 400%, मतलब 4 गुना। तो फाइनल वैल्यू कितनी टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स ऑफ के। 4 टाइम्स ऑफ के। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब ध्यान से सोचो, क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिश्ता है? क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में कोई रिश्ता या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? याद करो, यस, एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलो? काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो सोचो, अगर 4 गुना काइनेटिक एनर्जी करोगे तो नया मोमेंटम आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2m। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो सोचो क्या बनेगा? के तो कट गया, के कटना। अच्छा, 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? p स्क्वायर बाय p1 स्क्वायर बना। p स्क्वायर बाय p1 स्क्वायर, बिकॉज 2m और 2m भी कट गया। p1 को उधर फेंको तो p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर बना। इसका मतलब p1 इज इक्वल टू ट्वाइस p बना। तो यानी कि क्या? अगर इनिशियल मोमेंटम p था, तो फाइनल मोमेंटम कितना है? ये फाइनल है 2 टाइम्स है। मतलब अगर इनिशियल मोमेंटम को आप 100% मानोगे, ये फाइनली 200% बन गया है, तो इंक्रीज कितना हुआ? प्लस 100% इंक्रीज। 100% प्लस 100% 200%, 2 गुना बढ़ गया। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज नॉट 200, इट इज 100%। बहुत ही बढ़िया। लॉजिकली मैंने आपको समझाया है, काफी लोग ये परसेंटेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सारे स्टेप्स एकदम नीटली लिखे हैं, ताकि आप जब भी सॉल्यूशन को देखो, ये वीडियो को प्ले करो, आपको सब कुछ एकदम नीटली समझ में आ जाए। इसी तरह से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े गाइस, और अगर मजा आ रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, बिकॉज गाइस आपका गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके मार्क्स चाहता हूं, और बदले में बस एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब, दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली योर वर्ड ऑफ माउथ, बाकी बच्चों को या बाकी दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स, कजिन्स को जब आप बोलते हो नीट मेड इजी, किस तरह से आपका नीट का प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होने वाला है और नीट मेड इजी, नथिंग मीन्स मोर देन दैट इज आवर ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल लोकेटेड इन 1D potential field has the potential energy as a function of x. A and B are positive constants. The position of equilibrium corresponds to x is equal to. चलो देखते हैं। Are these questions PYQ? नहीं आदिति सॉरी। कुछ क्वेश्चंस हो सकते PYQ से इंस्पायर्ड हो, बट ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, हमारे इंटरनल वाले। अंशिता, तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला हो बच्चे, कभी कभी बड़े बड़े चैनलों पर छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। आई होप आप लोग समझते हो, है ना? कभी कभी आप लोग नाम ऊपर नीचे चले जाते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू नीना सो मच। एंड हम ह्यूमन फिलोसफी का शुभ, मैं भी आपको फिलोसफी भी पढ़ा दूंगा, आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ह्यूमन फिलोसफी, अच्छा ये थोड़ा बायो का सब्जेक्ट है, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा कुछ गलत समझा। अच्छा, एनीवेज, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? काफी बच्चों ने ऑलरेडी आंसर देना चालू कर दिया है। तो गाइस क्या करें हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का रिश्ता दिया है और पूछा है इक्विलिब्रियम। जैसे आपको इक्विलिब्रियम, यू, एक्स, ये सब शब्द दिखाई दे, तो क्या करोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ याद करो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है जब इक्विलिब्रियम होगा।
जब इक्विलिब्रियम होगा आपको यहां पर एक मिनिमा टाइप का मिलता है। एंड इस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है दोस्तों? इस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है बाजीराव मस्तानी, जरा बता दो। इस पॉइंट की स्पेशलिटी यह है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इधर जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो होता है 0 होता है। एंड स्लोप का मतलब du by dx होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इधर y एक्सिस u है, x एक्सिस x है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, du by dx को 0 करना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। a को एज इट इज छोड़ो, x को ऊपर फेंक दो, तो x को ऊपर फेंकोगे तो x रेज टू -2 होगा, माइनस b है वहां पर, तो डेरिवेटिव ऑफ b, एंड नीचे कौन है x क्यूब, ऊपर फेंकोगे तो x रेज टू -3 का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? आगे देखो, सॉल्व करते हैं। a तो एक कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक दो, काफी कुछ फेंक रहे हैं हम लोग गाइस। x रेज टू -2 का डेरिवेटिव nx रेज टू n-1, फॉर्मूला यूज करो तो बनेगा -2 इंटू x रेज टू -3 माइनस, अच्छा b को बाहर फेंक दिया हम लोगों ने क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा -3 इंटू x रेज टू -4। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n-1, तो -1 से सब्ट्रैक्ट करो। तो अच्छा, ये क्या बन गया? -2a, x क्यूब को नीचे फेंको तो ये x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 3b, x रेज टू 4 को नीचे फेंको इज इक्वल टू 0। अच्छा, x क्यूब और x क्यूब को काट दो, यहां पर केवल x बचेगा, इसको वहां फेंक दो तो ये बनेगा 3b डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, देखो ये क्या बना? 2a बना। अच्छा, अभी थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, x को ऊपर फेंको, 2a को नीचे फेंको, तो x बन जाएगा आपका 3b डिवाइडेड बाय 2a। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। काफी बच्चे बोल रहे डी, क्या बात है, डी फॉर दिल्ली है मेरे यार, जरा इश्क मोहब्बत यार, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, मजा आ गया। वेरी गुड ऑफ शो, सूर्यम, पर्पल ओशन। यार मेरे को लगा था ना आप डेरिवेटिव्स देख के थोड़ा सा घबरा जाओगे, बट आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिल से खुशी हुई। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मास को सपोर्ट किया है फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस if it is attached to a string and rotates about a fixed center at an angular velocity omega naught. If the length of the string and angular velocity दोनों को आपने डबल कर दिया तो उस स्ट्रिंग के अंदर के टेंशन का वैल्यू कितने गुना हो जाएगा, ये सवाल है। तो सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। एक मास इज सपोर्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक रस्सी द्वारा आपने उसको अटैच किया है और रोटेट भी किया है। तो एक मास हो गया, रस्सी हो गया और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और इस सरफेस के ऊपर ये जो मास है रोटेट हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा रस्सी हो गया, थोड़ा कम करते हैं इसको। अच्छा, ये रस्सी ऐसे और ये सेंटर है। ओके, जब ये रोटेट करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? सोचो, टेंशन देगा। ये ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, तो इसके पास कुछ सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन भी होगा। तो गाइज न्यूटन्स लॉज लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि टेंशन जो है ओरिजिनली टी नॉट था मेरे ख्याल से, इनिशियल टेंशन टी नॉट था, मास तो m है, एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा भी ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस कितना दिया है? दिया नहीं है, बस ऐसे ही r मान लेते हैं। ये पहले बार होगा। दूसरे बार फाइनली जब दोनों को डबल करोगे, दोनों को लेंथ और एंगुलर स्पीड, तो जो नया टेंशन आएगा, मास तो उतना ही रहा, मास m लिखो, ओमेगा डबल हो गया तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r भी डबल हो गया तो 2r हो गया। अच्छा, तो ये बनेगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो इंटू 8, बट m ओमेगा नॉट स्क्वायर r तो t नॉट है, तो इसको t नॉट लिख दिया और ये 8 लिखा, तो 8 टाइम्स t नॉट। वापिस से, ये दिल्ली है मेरे यार, जरा इश्क मोहब्बत यार। गॉट इट? डी आ गया, वेरी गुड। स्नेहा, श्रेया, पर्पल, ऋतुजा, पॉलमी, वेरी गुड। फर्स्ट आंसर कौन दिया देखो ना। अच्छा चलो मैं देखता हूं पक्का से, अगले बार। वेरी गुड राजनंदिनी, उन्नति, अश्लेषा, ऋषि, वेरी गुड, क्यू प्रिंसेस, सूर्यम,
ऑसम अंशिता, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। चलो, कितना इसका मोहब्बत करेगा। अरे यही तो उम्र है मेरी, तुम्हारी उम्र नहीं है तो क्या हुआ, अपन की तो उम्र है। तुम लोग पढ़ो, अभी जल रहा है ना अभी। सर ऐसा मत करो सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 महीने के लिए, फिर जो भी करना है कर लेना, ठीक है। अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी तुम्हारी किसकी उम्र है? यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले मॉक टेस्ट में मिस्टेक, ताकि तुम सीखो और फिर पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। चलो, a road is banked at an angle of 30 degrees to the horizontal for negotiating a curve of radius 10 root 3. At what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve? Okay, तो guys देखते हैं क्या करें इसमें। A road is banked at an angle of 30 degrees, horizontal है, negotiating for curve, radius 10 root 3 है। At what velocity will car experience no friction? अच्छा, ऐसा सब जब दिया जाए, एक कार है ऐसे बैंक्ड रोड पर जा रहा है एक्सेट्रा, नो फ्रिक्शन मतलब ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दे दिया। काफी लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बी भी दिया है जैसे कि मैं देख रहा हूं। अच्छा चलो देखते हैं, काफी बच्चों ने सी दिया। ऑप्टिमम स्पीड रूट ऑफ आर जी tan थीटा। आर दिया है कि नहीं दिया है, कितना 10 रूट 3, जी दिया है कि नहीं दिया है 10, tan थीटा tan 30 मतलब 1/√3, √3 कौन 10 10 जा 100 का रूट 10 मीटर पर सेकेंड, पर किलोमीटर पर आवर में कितना होगा इनटू 18/5, ये किलोमीटर पर आवर होगा। तो गाइज इनटू 18/5 करोगे, 5 और 10 कैंसिल होके 2, 18 2 जा 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। Afshu and so many others. Awesome guys, awesome, there you go। ठीक है, तो रूट आर जी tan थीटा याद होना चाहिए। अच्छा गाइज, इसके ऊपर ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्सिमम स्पीड पूछे ना तो ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस अल्फा। बोलोगे सर ये अल्फा कौन है? अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है, tan अल्फा इज म्यू। तो अगर इसको एक्सपांड करोगे ना तो ऐसा कुछ बन जाता है रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, और tan अल्फा के बदले आप म्यू डाल देना। यही तो फॉर्मूला होता है, आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंगल अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज होता है। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला यही होता है, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। एंड यहां पर मैंने tan ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन फॉर्मूला लगाया है। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, अल्फा। ठीक है गाइज, इज दैट क्लियर? ऑसम ऋषि, वेरी गुड। और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी स्लाइड्स डाउन द ट्रैक। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, थोड़े से डायग्राम्स बदल जाते हैं या वैल्यूज बदल जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है ताकि जो बॉडी है पूरा लूप को सक्सेसफुली कंप्लीट करे। जब आपको ऐसे लूप वाले क्वेश्चन मिले तो आप याद रखो नीचे एक मिनिमम स्पीड का वैल्यू होता है जो आपको पता होना चाहिए। ऊपर जाने के बाद उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। अगर ये ट्रैक लूप है या फिर, और इवन फॉर पेंडुलम स्ट्रिंग, पेंडुलम जो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। सबसे ऊपर मिनिमम स्पीड आती है रूट जी आर, सबसे नीचे मिनिमम स्पीड आती है रूट ऑफ 5GR। ये होती है नीचे वाली स्पीड। ऊपर जाने के बाद रूट जी आर होती है ताकि उसका नॉर्मल जो है 0 से ज्यादा हो, और अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन जो है 0 से ज्यादा हो, नहीं तो फिर वो स्ट्रिंग स्लैक या फिर कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो ये वो मिनिमम स्पीड्स हैं। अब बस ये सोचो कि ये स्पीड कहां से मिली उसको? पोटेंशियल एनर्जी से मिली। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए होगी mgh, और फिर इधर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ
मास इंटू स्पीड स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 5gr का स्क्वायर, mm कट गया, gh इज इक्वल टू 5gr बाई 2, gg भी कट गया, r चाहिए था तो r इज इक्वल टू 2h बाई 5, h की वैल्यू दी गई है 5, सो 2 बाई 5 इंटू 5, यानी कि ये बना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया गाइस, 2 सेंटीमीटर। काफी लोगों ने डी लिखा है, सी भी लिखा है, दैट इज रॉन्ग, ऑप्शन ए है। जैसे कि मैं सौम्या को देख सकता हूं, ए लिखा था, वेरी गुड, यस ऑप्शन ए है। उन्नति ने भी लिखा, वेरी गुड, करेक्टो सौम्या, वेरी गुड वेरी गुड। रौनक, अंशिता, नहीं सी नहीं है, अब शिव गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता है, छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े चैनलों पे होती रहती है, डोंट वरी। ओके, सो ये रूट 5gr है एट द बॉटम, ये अगर भूलोगे नहीं तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, पता है अपने को। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम इज फॉर n इज इक्वल टू 2 इज क्वेश्चन मार्क। तो हीलियम से n इज इक्वल टू 2 से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कितना एनर्जी लगेगा। तो गाइज आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इट इज 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है। 13.6 इज द ग्राउंड स्टेट, सॉरी ग्राउंड से इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए एनर्जी फॉर अ हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले तो n इज इक्वल टू 2, तो मतलब यहां पर n का वैल्यू तो आप 2 डालोगे, वेरी गुड। तो ये तो 13.6 हो गया। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दे दिया। काफी लोग बी बोल रहे हैं, काफी बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं। देखते हैं आप सही होंगे कि नहीं। काफी बच्चे 3.4 सी भी बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं। डोंट फॉरगेट दैट Z हीलियम के लिए लिखना होगा। Z का वैल्यू 1 नहीं है, 2 है हीलियम के लिए। एटॉमिक नंबर इज 2, तो यहां पर भी 2 स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर कटेगा और बचेगा सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉमन मिस्टेक, बच्चे भूल जाते हैं देखना कि हीलियम लिखा है, तो यहां पर 2 स्क्वायर नहीं लिखते हो, यहां पर ये 2 स्क्वायर लिखते हो। तो डिवाइड करोगे तो ऑप्शन आपको 3.4 आ जाएगा और फिर आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ढंग से पढ़ो। H और He लगभग सेम दिखता है। एग्जाम के हड़बड़ी में आपको लगेगा वो हाइड्रोजन है, दिमाग आपके साथ खेलेगा, आंखों का धोखा है वो। घबराना नहीं, गड़बड़ नहीं करना, नर्वस नहीं होना, प्यार से आराम से सॉल्व करो, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो गाइस द आंसर इज 13.6। समझ गए? आई बात समझ में? यस। तो ये सब सीखो, इसीलिए तो बोलता हूं मॉक टेस्ट दो। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, देखो कहां पर गड़बड़ हो रही है, आपको पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज मिसरीडिंग एरर। आपने देखा नहीं तो दैट इज मिसरीडिंग एरर। इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक इज वेरी स्टूपिड, मतलब रियली स्टूपिड। ये स्टूपिड नहीं है, आप देख नहीं रहे हो। तो ऐसे एनालिसिस करो ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर्स, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपको कहां पर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट्स सी। गुलाम हुसैन, एक काम कर सकते हो आप, रिवाइंड भी कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यूट्यूब लेक्चर्स एंड वीडियोस। आप रिवाइंड भी कर सकते हो, दोबारा से भी देख सकते हो, डोंट वरी। ओके, सो आई एम गोइंग वेरी स्लो ओनली, आप जब चाहे इसको दोबारा भी देख सकते हो। अबाव इज अ प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, ABCD एलिमेंट्स है, न्यूक्लियस है, और बोला गया है कहां पर एनर्जी रिलीज होगी। एक है A + B गिव C, एक है C डिकम्पोजेस टू A एंड B, D + E मिलके F बनते हैं, या फिर F डीकेज इनटू D + E। तो इन दोनों में से एक सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये ऑब्वियस है। दोनों सही नहीं हो सकते, ये दोनों भी सही नहीं हो सकते। तो सोचो कि कौन सा सही होगा। ओके कमान, काफी बच्चे 1 and 4, सौम्या ने बोला 1 and 4, अक्षु ने भी बोला ऑप्शन ए, सिद्धार्थ भी बोल रहा है ए। हाय कुमारी कोनंकी, वेलकम अबोर्ड। अभिषेक बोल रहा है ए, श्रेया भी ए, अभिजीत भी ए, पर्पल, ऋषि, राजनंदिनी, सब बच्चे ए। 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, ऐसा है क्या?
तो गाइज जितना बीच में रहते हो ना उतना स्टेबल, भीड़ वाला, ये प्रॉपर भीड़ वाला टाइप का फिनोमेना है। जहां पर भीड़ में रहोगे यहां पर सेफ होता है, यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और रिस्क है तभी तो इश्क है, समझे कि नहीं? कौन से सीरीज या कौन से मूवी का डायलॉग है? रिस्क है तो इश्क है, बताना जरा, देखते हैं कौन कौन है वो लोग। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब स्टेबल होता है कोई चीज वो एनर्जी रिलीज करता है। इफ फ्रॉम अनस्टेबल यू बिकम स्टेबल, तो इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है। तो जैसे a प्लस बी बना C, तो ऑब्वियसली एनर्जी बाहर निकलेगी। और F डीकंपोज हुआ इनटू D प्लस E, तभी भी तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो कौन कौन है वो। हाँ बहुत सही, सबसे पहले जवाब दिया उन्नति ने, फिर ऋषि ने, फिर उदय ने भी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ऋतुजा, अश्लेषा, हर्षद पटेल स्कैम, क्या बात है, सब लोगों ने देख लिया। देखो बहुत ही बढ़िया है सीरीज। अभी नहीं मेरे बच्चे, रुक जा, नीट एग्जाम के बाद पूरा मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, है ना, मूवी का एक प्रॉपर लिस्ट बना करके दे दूंगा यहां पर ही। ये सब मूवीज नीट वाले बच्चे देखेंगे आफ्टर योर जुलाई एग्जाम, उससे पहले नहीं। वेरी गुड, ऑप्शन 1 and 4 इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बाद में देखेंगे डेफिनेटली, ठीक है। Heat is flowing through a conductor of length L from x is equal to 0 to x is equal to L. If the thermal resistance per unit length is uniform, which of the following graph is correct? Interesting question. Come on. Which of the following graph is correct? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ज्यादा होंगे इनफैक्ट। अब क्वेश्चन से हिंट लो, क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं तो हिंट छुपा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। उदय बोल रहा है डी, अनीशा बोल रही है सी, ओके, ऋतुजा आल्सो सेइंग डी, अनीशा एंड सी, ओके, सौम्या सेइंग सी, दीप्ति सेइंग सी, ऑसम गुलाम सेइंग बी, इंटरेस्टिंग, आफशु सेइंग डी ऑप्शन, राजनंदिनी सी। सब लोग सी और डी के बीच में कंफ्यूज्ड हो गए हो, कोई बात नहीं, अपन है ना, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो। ओके, तो क्या करें अपन? हीट कहां से कहां जा रहा है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो अगर एक रॉड है, इसको मैंने x इज इक्वल टू 0, इसको मैंने x इज इक्वल टू L बोला, तो हीट कहां से कहां जा रहा है? हीट यहां से, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। इसका मतलब कौन गरम कौन ठंडा, कौन गरम कौन ठंडा। हीट कहां से कहां जाती है? हीट कहां से कहां जाती है? गरम से ठंडा, ऑब्वियसली। तो अगर हीट यहां से यहां जा रही है तो मतलब ये गर्मा गर्म होगा और ये ठंडा पड़ गया होगा। तो गाइज ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं वर्सेस एक्स, टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं वर्सेस एक्स, कैसा मिलेगा मेरे को? तो उसके लिए हीट कंडक्शन का फॉर्मूला याद करो, dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इज ka dt by dx। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, यहां पर दिया है, इट इज यूनिफॉर्म करके, तो ये कांस्टेंट है। हीट फ्लो रेट भी एक कांस्टेंट है, तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है, dt by dx भी कांस्टेंट होगा। गर्म से ठंडा होगा तो पहले ज्यादा होगा फिर कम होते जाएगा। तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट नीचे आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड तब होगा अगर ये यूनिफॉर्म शब्द नहीं होता। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस मसाला चेंज हो रहा है, तो उस वक्त ये ऐसे कुछ कर्व्ड ग्राफ होता। यहां पर ये स्ट्रेट ग्राफ इसलिए होगा क्योंकि dt by dx क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है। दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ये इस ग्राफ का स्लोप है। ध्यान से देखो तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, कांस्टेंट है। ऑसम, करेक्टो, अमेजिंगो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इस 2 ओहम के रेजिस्टर में करंट कितना है, जरा निकालो भैया। 2 ओम का रेजिस्टर ये रहा, इधर एक बैटरी ऐसा लगा है, इधर एक बैटरी ऐसा लगा है। इस
रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा? और ये तो लग रहा है मुश्किल सवाल होगा, मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि केवीएल होगा, केसीएल होगा, बट ऐसा नहीं है। अपुन है ना, अपुन क्या बोलेगा? अपुन बोलेगा कि ये सवाल को सिंपल कर सकते हो। कैसे? बैटरीज का कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा। सीरीज में है तो बैटरीज का ईएमएफ ऐड होता है, पैरेलल में है तो E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2 फॉर्मूला होता है। तो मुझे यहां पर लग रहा है शायद ये बैटरीज को एक ही बैटरी में कंबाइन कर सकता हूं। कैसे? जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, 2 ओम के रेजिस्टर को एज इट इज लिखो। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, इसको इधर 2 ओम लिख दिया। ये भी एज इट इज लिख देते हैं, ये भी एज इट इज लिख देते हैं 6 ओम। ये बैटरी को भी एज इट इज लिख देते हैं। कितना वोल्ट का है बेचारा? 4 वोल्ट। अच्छा, ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ये जो सर्किट है, ये बाल्ट है, इसको यहां पर नीचे बुला लो, सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने यहां पर नीचे बुला लिया, ये बन गया आपका 3 ओहम। और वो कितना बना आपका? वो बना आपका 2 वोल्ट, वो बना आपका 2 वोल्ट। बस ये हो गया, बस ज्वाइन कर दो, खत्म, डन डना डन। अच्छा, अभी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? 2 बैटरीज पैरेलल में है कि नहीं है? पर्पल ओशन डी, डन डना डन, डी फॉर डंडा। अच्छा, ये क्या होगा? दिख रहा है क्या आपको? ये पैरेलल में है कि नहीं है? पैरेलल में है कि नहीं है? इन दोनों को एक ही बैटरी मान सकते हो कि नहीं? अच्छा, 4 वोल्ट का है तो इसको मैंने एक ही बैटरी विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया। इसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E1/R1 + E2/R2। अगर ज्यादा बैटरीज हैं तो और भी टर्म्स आते हैं, 1/R1 + 1/R2। तो बस फॉर्मूला लिखो मेरे बच्चों, ये 4 है और ये 6 है, तो 4/6 और यहां पर 1/6 प्लस दूसरा रेजिस्टेंस है 1/3। इधर दूसरा बैटरी है 2, रेजिस्टेंस है 3, सो 2/3। सबसे कॉमन मिस्टेक पता है क्या होता है? सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है मेरे बच्चों? यहां पर प्लस लिखना। अब प्लस लिखोगे ना तो माइनस मिलेगा। कहां माइनस मिलेगा? मार्क्स में। अगर माइनस लिखोगे तो प्लस मिलेगा। कहां? मार्क्स में। कैसे? मेरे को पता है। बैटरी को देखो किस तरफ मुड़े है, एक बैटरी उधर देख रहा है, एक बैटरी इधर देख रहा है। तो क्या दोनों बैटरीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपोज, खिलाफ है। तो इन दोनों को प्लस नहीं करना, इधर माइनस करना। और 4/6 एंड 2/3 माइनस करके क्या मिलेगा? 0। 0 बाय एनीथिंग कितना मिलता है? 0। आंसर मिलेगा 0, पर मार्क्स आपको पूरे 4 मिलेंगे। वेरी गुड। देखो ऑप्शन डी है। ऑसम गाइस, मिला माइनस। तो प्लस कब करना है? जब दोनों बैटरी साथ में एक दूसरे की मदद कर रहे हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, ठीक है, जब बेसिकली साथ में चल रहे हैं। अगर खिलाफ चल रहे हैं ना तब नहीं होगा, तब माइनस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, NPN ट्रांजिस्टर सर्किट, कलेक्टर करंट दिया है 95% इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच कलेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? देखो मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एक तरह से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट होके भी आ सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो बाइंडिंग एनर्जी वाला सवाल देखा था। तो ये मत सोचना कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट नहीं आ सकते हैं, उसको सिंगल करेक्ट में बदल करके आएगा इस तरह से। अच्छा चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो क्या अपने को पता है क्या करंट ऑफ कलेक्टर, एमिटर और बेस, इनके बीच में रिश्ता क्या होता है? हाँ पता है शायद। एमिटर करंट सबसे ज्यादा होता है, इट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इधर कौन सा करंट पता है मुझे? कलेक्टर करंट पता है, दिस इज 10। बेस करंट नहीं पता है। अच्छा, एमिटर करंट निकाल सकते हो शायद। कैसे? 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कलेक्टर, reach the collector, yes, so 95% of the electrons emitted। अच्छा, तो 95% of emitted electrons reach the collector, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, तो कलेक्टर करंट तो मुझे पता है, 10 है, तो एमिटर करंट बन जाएगा आपका 100 × 10। ये 100 को ऊपर लेके जाओ, 95 को नीचे फेंको, तो यार ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा मेरे को यहां पर एक ही आंसर दिख रहा है, 10.53।
यस शायद ये 10.53 मिली एम्पियर्स होगा, बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लेना, शायद आ जाएगा। अच्छा आई मिल गया, इधर डाल दो 10.53 डाल देना, तो बचा कौन, IB बचा। तो IB कितना होगा मेरे बच्चे, 0.53। डन डना डन, कौन सा ऑप्शन है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, अनीशा, अफशु, सिमरन जी, अमन बोल रहे हैं। अच्छा इसका मतलब क्या, मैथ्स हो क्या, अरे तेरी तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। बी फॉर भूल भुलैया, बी फॉर भूत, बी फॉर बॉम्बे, यस बी फॉर बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, बी से बैंगलोर, बी से बहुत कुछ, वेरी गुड, अमेजिंग हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू पद्मश्री। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द नेट फोर्स और टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। करंट है, इधर भी करंट है। अच्छा नेट फोर्स और टॉर्क भी पूछ लिया। बी फॉर ब्रह्मास्त्र भी, लग रहा है काफी लोग ट्रेलर देख चुके हो, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब में ना काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है, शायद नीचे सजेशन में भी आ रहा होगा, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखो, बहुत कमीने है। अच्छा चलो देखो गाइस, यहां पर करंट जो है ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूमेगा ना तो इसके पास अपना खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर आपको याद हो कोई भी एक कॉइल कैरिंग करंट होता है तो उसके पास अपना खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो ये कॉइल के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो सब लोग अपना राइट हैंड लो, सब लोग अपना राइट हैंड लो और ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो। आपका जो अंगूठा है, ये जो थंब है, कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, ये जो कॉइल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है। अच्छा अब ये वायर के कारण, अब ये वायर के कारण अपना कुछ एक फील्ड बन रहा होगा, कुछ ऐसे। कैसे पता चला ऐसे है कि ऐसे है, अपना वापस से थंब लो, राइट हैंड इधर लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, तो बेसिकली फील्ड भी ऐसे होगा। तो इधर से आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, तो फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा फील्ड ज्यादा होगा, क्यों बोलो, ये ज्यादा करीब है, जितना आप दूर जाओगे उतना फील्ड जो है कम कम हो जाएगा। इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इधर वीक वाला फील्ड होगा। सही बात है कि नहीं, काफी बच्चे सी बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं सी है कि नहीं है, नॉट श्योर। अच्छा टॉर्क के पहले बात करते हैं। अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट है और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है तो टॉर्क जो होगा mb साइन ऑफ जीरो, यानी कि बस जीरो आ जाएगा। टॉर्क जीरो हो गया बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। टॉर्क इज क्लॉकवाइज रॉन्ग, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, इन तीनों में से कोई तो एक होगा। फोर्स शायद जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीक है, तो फोर्स जीरो तो पक्का नहीं होगा। फोर्स अवे या टुवर्ड्स द वायर, इन दोनों में से कोई तो एक होगा। सी फॉर कैप्टन, सी फॉर कैप्टन, देखते हैं मेरे बच्चे सी फॉर कैप्टन है कि नहीं है। तो गाइज इस वायर के ऊपर फोर्स कहां आएगा जरा देख लेना। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है IL क्रॉस B। लेंथ कहां है, लेंथ उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ क्रॉस B, राइट हैंड लो, लेंथ क्रॉस B किधर आया, इधर, तो फोर्स ऐसे होगा। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूं। अगर एक लूप है, एक साइड पर फोर्स बाहर आ जाता है तो आपको दोबारा से ये लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बाकी सारे साइड्स पर फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ये साइड में है। इधर बाहर है तो इधर भी बाहर ही होगा, इधर भी बाहर ही होगा, इधर भी बाहर ही होगा। अगर एक भी फोर्स अंदर आ जाता है बाकी सारे फोर्स अपने आप अंदर आ जाते हैं। कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखा है, कितने लोगों को ये पता था? अगर पता था तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गाइस कनाडा पहुंच गया, चंपा भी पहुंच गया है, ऑसम। और ये फोर्स ज्यादा होगा कि ये फोर्स ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये फोर्स लार्ज होगा और ये फोर्स स्मॉल होगा। क्यों? यहां पर फील्ड वीक है, यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, तो ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम, तो नेट फोर्स कहां आएगा? नेट फोर्स इधर आएगा। तो हेंस फोर्स विल बी टुवर्ड्स द वायर, ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल सही बोले, सी फॉर चंपा, सी फॉर कैप्टन, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चंदू, सी फॉर चिंटू, सी फॉर
सब कुछ बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग हो। देखो प्रांजल चन्नी कौन है मेरे बच्चे हैं? छरी पकड़ी गई। ओके, कैप्टन करेक्ट हो। सी फॉर कार्बन किसी को नहीं याद आया, केमिस्ट्री भूल गए लग रहा है मेरे को कंप्लेन करना पड़ेगा अभी थोड़ा वजीम सर और उज्जवल सर को थोड़ा फोन लगाता हूँ और बोलता हूँ बच्चे केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री भी भूल गए, बाकी सब याद आ गया। कैप्टन आ गया याद, चंपा, चेन्नई, कनाडा तक याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, कैपेसिटर भी याद आ गया, केमिस्ट्री भूल गए बच्चे, फोन लगाना पड़ेगा अभी। नहीं भूले ना? सी फॉर चैट भी है, क्या बात है। ओके, इसका आंसर क्या है देखते हैं जरा। एक आधा अधूरा लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स, उसका फोकल लेंथ 15, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर, एक मिरर है, ये बेसिकली सिल्वर्ड है। तो क्वेश्चन है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। नहीं भूले, वेरी गुड। चलो, पता है इसमें ट्रिक क्या है? जब प्लेनो कॉन्वेक्स में प्लेन सरफेस सिल्वर किया जाए तो आप ऐसे समझो, एक मिरर, एक आईना क्या करता है, जो उसके सामने है उसी को वो पीछे रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। तो ये एक तरह से मिरर है, इसके सामने जितने भी चीजें हैं उसको एज इट इज पीछे डुप्लीकेट करेगा, बस ऐसे समझ लो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि ये सिल्वर्ड है तो जो भी इसके सामने एक लेंस है वो सेम लेंस यहां पर डुप्लीकेट हो जाएगा, एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस कंटिन्यूड। अब भूल जाओ कि वो लेंस सिल्वर्ड है, इसको एक नया कॉन्वेक्स लेंस की तरह मान लो, इसको एक नया कॉन्वेक्स लेंस की तरह मानो। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकल लेंथ कुछ अलग होगा, ध्यान से सोचो। ये फोकल लेंथ ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस कैसे मिलेगा आपको? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है, तो बेसिकली 1/f ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से प्लस 1/f प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया था? 15 दिया था, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/15, यानी कि ये आपको मिल गया 1/f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। तो बेसिकली ये 2/15 हो गया, ये 2/15 हो गया 1/f का वैल्यू। अच्छा, अब ये क्यों निकाला? क्योंकि मुझे अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर्स, बट ये नेगेटिव साइड पर है तो -20 सेंटीमीटर्स। इमेज कहां बनेगा वो कहां से निकालोगे? लेंस फॉर्मूला से निकालोगे, लेंस फॉर्मूला से निकालोगे। चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस। सही बात। तो v पता नहीं है, u कितना है? 1/-20 है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 1/f का वैल्यू 2/15 है। तो अच्छा, मैं इधर डायरेक्टली 2/15 लिख देता हूं, 2/15। जानबूझ के मैंने इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, मुझको पता था कि यार 1/f की वैल्यू की कीमत ज्यादा है रादर देन f की वैल्यू। तो अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा आगे पीछे घुमा लेते हैं। माइनस माइनस प्लस उधर फेंकोगे दोबारा से माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/15 माइनस 1/20। अच्छा, एलसीएम निकालना है तो ये बेसिकली 60 होगा, 15 और 20 का एलसीएम। 15 4 जा 60, तो मतलब 2 4 जा 8, 123 जा 60, मतलब यहां पर 3 बनेगा, तो ये 5/60 बनेगा, यानी कि 1/12, यानी कि v की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये 1/v की वैल्यू थी, v की वैल्यू बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है यहां पर 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। बट ये मत भूलना, ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया इसको खोल के बनाया है, डुप्लीकेट करके। दोबारा इसको वापस चिपका दोगे, इस पूरी चीज को एज इट इज वापस डालोगे, तो ये इमेज यहां पर बनेगा। तो मतलब ऑन द लेफ्ट साइड बनेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ AB 12 सेंटीमीटर्स। लकीली यहां पर दूसरा ऑप्शन 12 सेंटीमीटर्स राइट नहीं है, नहीं तो काफी बच्चे सिली मिस्टेक करते और बोलते 12 सेंटीमीटर्स टू द राइट, बट वो गलत है, वो गलत है। ऑप्शन सी लेफ्ट क्यों है, समझ में आया? 8 कैसे आया? 8। अच्छा, ये एलसीएम लेके मेरे बच्चे ये कैसे होगा? इसको 60 करोगे और इसको भी 60 करोगे, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई किए? 4 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 4 कितना? 8, और यहां पर क्या लिखोगे? 3, दैट्स इट। उधर से 8 आया एलसीएम लेके। बहुत ही बढ़िया। सी फॉर कैडमियम केमिस्ट्री। देखो अभी केमिस्ट्री याद आ गया, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट हो, अमेजिंग हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर अचानक से रेडियस ऑफ द अर्थ कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? रौनक को याद आ रही है अम्मी की चप्पल, बहुत मिला है रौनक, कहां कहां मिला है, कितने नंबर के चप्पल मिले हैं? चलो कम ऑन गाइस, कमान माय वॉरियर्स। केशव बोल रहा है बी, बाकी बच्चे, राजेंद्र ने शायद सी बोला है, श्याम बी बोल रहा है, आ गया समझ में, वेरी गुड स्वीटी गुप्ता, ऑसम। हाँ एनी पे आते हैं भैया, हेलो, ओ नो प्रॉब्लम सौम्या, आई होप यू विल सी द लेक्चर लेटर ऑन, जो भी बचा हुआ है। बी सी गाइज, अगर रेडियस कम हो गया इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया, पर अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया इसका मतलब स्पीड जो है बढ़ गया। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम विल बिकम ग्रेटर, गलत। एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, यस बिल्कुल सही जवाब। पीरियोडिक टाइम गाइस, अगर ओमेगा बढ़ गया तो टाइम, स्पीड ज्यादा हो गया तो टाइम पीरियड घट जाएगा, टाइम पीरियड घट जाएगा तो विल इंक्रीज, गलत। यहां पर एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट बट एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम भले ही चेंज ना हो, एनर्जी एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है। और आप ये सोचो, अगर धरती का रेडियस चेंज करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो जाएगा ही डेफिनेटली, तो इसलिए एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता। तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। जितने भी लोगों ने बोला बिल्कुल सही, बी फॉर बोल्ट्जमैन, बी फॉर बायोलॉजी, बी फॉर और भी बहुत कुछ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफलाइन की जरूरत है ऋषि, लाइफलाइन तो आपका ये चैनल है मेरे बच्चे। आज तो बस आपको एक मॉक टेस्ट मिल रहा है, रियल परीक्षा तो कुछ दिनों के बाद है। तो लाइफलाइन यही मॉक टेस्ट है, यही चीज को समझो, क्योंकि यहां पर फेल हो सकते हो, यहां पर कम मार्क्स ला सकते हो, यहां पर गलती कर सकते हो, यहां पर 7 खून माफ है, पर रियल परीक्षा में कुछ भी माफ नहीं है। दैट इज वेरी क्रूएल, सी फॉर क्रूएल। तो इसलिए जितनी गलतियां आप करना चाहते हो उतनी गलतियां आप कर लो। रियल एग्जाम में इन गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, समझे? ओके, लेट्स मूव ऑन। इसमें क्या आंसर होगा? काफी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अफशु सी बोल रही है, बी फॉर भोकाल, सी फॉर चेन्नई, चंद्रपुर, चंदू, केमिस्ट्री, क्या होगा देखते हैं। इंटेंसिटी पूछा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो सोचो यहां से एक वेव आया, यहां से एक वेव आया, ये 4, ये 3, ये राइट एंगल, मतलब ये 5, कहां से? पाइथागोरस से, ऑब्वियस सी बात है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos del phi। अच्छा, यहां पर I1 I2 शायद दोनों सेम है, यहां पर क्लियरली दिया है, तो मतलब ये हो जाएगा I0 प्लस 2 रूट I0 स्क्वायर इंटू कॉस। अच्छा, फेज डिफरेंस नहीं पता है, फेज डिफरेंस कैसे निकाले जरा सोचते हैं। फेज डिफरेंस के लिए शायद मुझे पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्या रिश्ता है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, लैम्बडा की वैल्यू दी गई है क्या? लैम्बडा की वैल्यू 4 मीटर। अच्छा, वेरी गुड। पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये 4 मीटर गया, ये 5 मीटर गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस 4 विच इज बेसिकली 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो मतलब ये पाई बाय 2 हो गया। पाई बाय 2 का वैल्यू यहां पर डाल दो, पाई बाय 2 का वैल्यू यहां डाल दो। कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री से 0, खत्म बात। बस अभी इसको सॉल्व करो, ये 0 हो गया, I0 प्लस I0 2 I0 हो गया। सो दैट इज योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? बिल्कुल, ऑप्शन सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चांद, अनीशा, अफसू, वेरी गुड। अभिषेक, वेरी गुड। सिमरन, स्वीटी, एक्सलेंट, ऑसम ऑसम। विधि, वेरी गुड। पर्पल ओशन, जारा, सूर्यम, काफी सारे नए बच्चे भी हैं गाइस। बिल्कुल डरना नहीं है। देखो,
अपने पास बहुत ही ज़्यादा बहादुर बच्चे हैं, इसलिए तो आप लोगों को मैं बाजीराव और मस्तानी बुलाता हूँ, बिकॉज वो सब बहादुर थे। तो आप लोग आंसर दे रहे हो, गलती होगी कोई बात नहीं, बेइज्जती बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं हूँ यार, अपने ही हैं, सब अपने ही चैनल वाले हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो आप, है ना। चलो अपन एक ही परिवार के हैं, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकंड है। एयर के अंदर की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन एयर इज हाउ मच। चलो जरा देखते हैं। पहले तो पानी बना लिया, जी ब्लू है, पानी पानी पानी। ओके, ये एयर है। अच्छा, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से कुछ साउंड निकला और फिर ऐसे चला गया दूसरे मीडियम में। इधर स्पीड था 1500 मीटर्स पर सेकेंड, इधर स्पीड था 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो गाइस यहां पर फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर 600 हर्ट्ज दी गई है। बाहर कितना फ्रीक्वेंसी होगा? अक्षु बोल रही है बी, कुणाल बोल रहा है शाम के साथ डी, उदय भी डी बोल रहा है। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? गाइस बहुत ही बढ़िया है। अच्छा चलो फटाफट निपटा देते हैं गाइस। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, आंसर 600 ही रहेगा। आप लोग गलती कर बैठे जो लोग कुछ और सोचे। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद मीडियम, तो स्पीड ऑफ साउंड लाइट जो भी हो इज एफ इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इवन व्हेन द मीडियम चेंजेस। ये बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो या कोई और वेव हो। एक रस्सी के ऊपर भी वेव डालते हो, अगर वो थिक या थिन स्ट्रिंग में जाता है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, वेवलेंथ चेंज होता है। लास्ट क्वेश्चन शायद आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा? अगर ये सोर्स ही चेंज हो गया, अगर ये सोर्स के बदले दूसरा सोर्स, या फिर रिलेटिव मोशन, डॉपलर इफेक्ट, याद है डॉपलर इफेक्ट में ही आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, या फिर सोर्स को ही बदल दिया। बस आई होप दैट इज क्लियर। चलो डी फॉर डॉक्टर, जो कि आप बहुत ही जल्द बनने वाले हो। अ मैन मेजर्स टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच। नया टाइम पीरियड कितना होगा? चलो फटाफट निपटा देते हैं इस सवाल को। तो गाइज अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करे विद g/4 तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? अच्छा चलो देखते हैं। ये यहां पर पेंडुलम है, ऐसा ऐसा करके एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो नया टाइम पीरियड होगा विल बी 2π√L/ इफेक्टिव ग्रेविटी। ये इफेक्टिव ग्रेविटी क्या चीज है? जो ग्रेविटी वो महसूस करेगा। सोचो अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। सूडो फोर्स अगर नीचे लगेगा, सूडो फोर्स अगर नीचे लगेगा, वेट के साथ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो G इफेक्टिव है वो G+A हो जाएगा। -A कब होगा? अगर वो लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करता तो, पर यहां पर तो ऊपर कर रहा है तो इसलिए +A, तो यहां पर हो जाएगा G+A। A का वैल्यू g/4 है, तो ये बन जाएगा 2π√, क्या है ये, G+G/4 5G/4 हो जाएगा। सो LG, ये 5 और ये 4 ऊपर चला गया। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं 2π√L/G और ये √4/5 को अलग लिखते हैं। 2π√L/G तो खुद पुराना टाइम पीरियड है, नॉर्मल टाइम पीरियड। √4 तो 2 है और √5 तो √5 ही है। तो टाइम पीरियड नया वाला कितना बना? न्यू टाइम पीरियड कितना बना? T × 2/√5। कहां है वो? देखो ऑप्शन ए है कि नहीं।